हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी हार्ड स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की महत्वपूर्ण वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेंस का सिद्धांत। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो ये हाइगेंस का सिद्धांत बहुत पूछा जाता है। उसी क्रम में इस लेसन को हम शुरू करने वाले हैं जिसका ये पार्ट 1 वीडियो है। इसके पहले के लेसन्स के भी वीडियो बनाए जा चुके हैं जिसको आप सर्च करके देख सकते हैं। तो आज हम ये लेसन शुरू करने वाले हैं और जिसमें पहली हेडिंग होगी प्रकाश की प्रकृति। तो इसको शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं प्रकाश क्या है। तो आपको बता दें कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख के प्रकाशिक तंत्रिकाओं को उत्तेजित करके हमें दृष्टि संवेदना प्रदान करता है, यानी जिससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। और साथ ही साथ प्रकाश में ऊष्मीय प्रभाव भी होता है। अभी हम कैसे जानेंगे कि ऊष्मीय प्रभाव होता है। तो आप एक थर्मामीटर ले लीजिए। थर्मामीटर आप जानते हैं जिससे हम फीवर नापते हैं, और उसको ले जाकर आप सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तो हम देखते क्या हैं कि थर्मामीटर में जो पारा होता है वो चढ़ जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि प्रकाश में ऊष्मीय प्रभाव होता है, यानी ऊष्मीय प्रभाव की पुष्टि होती है। तो ऊष्मीय प्रभाव ही नहीं, प्रकाश में और भी कई चीज़ें होती हैं। और प्रकाश एक प्रकार से ऊर्जा का ही एक रूप है। और आपको बता दें कि प्रकाश की जो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है ये 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये आपको जानना चाहिए। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, मैंने बताया, और जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, वो हमारी आँख की प्रकाशिक तंत्रिकाओं को उत्तेजित करके हमें दृष्टि संवेदना प्रदान करता है। ये तो प्रकाश के बारे में हुआ। अब प्रकाश के बारे में बहुत सारे तथ्य हैं, या यूँ कह लीजिए प्रकाश में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। यानी प्रकाश की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ लाइट क्या है, इसको हम जानेंगे। तो आपको बता दें पहली बात, प्रकाश सरल रेखा में चलता है, राइट। नंबर 2, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। और नंबर 3, प्रकाश में परावर्तन होता है। परावर्तन आपने 10th में पढ़ा ही होगा कि प्रकाश के किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर दूसरी दिशा में मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो और नंबर 4, प्रकाश में अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। और नंबर 5, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा होता है, ये हम पढ़ा चुके हैं। और अगला पॉइंट है जिसमें हम जानेंगे प्रकाश का व्यतिकरण होता है, साथ ही साथ प्रकाश में विवर्तन भी होता है, और प्रकाश में ध्रुवण भी होता है। और प्रकाश पदार्थ से इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित कर सकता है, यानी जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश गिरता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, और प्रकाश पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। ये प्रकाश में गुण होते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और अगली महत्वपूर्ण हेडिंग है तरंगाग्र, जिसको वेव फ्रंट कहते हैं। तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं। यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें, ये काल्पनिक पृष्ठ होता है, तो यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हों, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। ये काल्पनिक पृष्ठ होता है। तो मैंने क्या कहा कि एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें कि जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हों, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। आप वीडियो को बार बार रिपीट करके अगर सुनेंगे तो आपको परिभाषा ये याद भी हो जाएगी और आप लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी पर। तो ये परिभाषा हुई।
और आपको बता दें कि समांग माध्यम में, यानी ऐसा माध्यम जो एक ही पदार्थ का बना हो उसे समांग माध्यम कहते हैं। तो समांग माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है। किस दिशा में होता है? तो मैंने कहा, एक बार फिर रिपीट कर दूं कि समांग माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है, राइट। और तरंग के संचरण की दिशा जो होती है उसके लंबवत चलता है, इसकी दिशा होती है, यानी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग पर आते हैं, इसको इम्पोर्टेंट हम लिख देते हैं, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ये बहुत पूछा जाता है तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। तो सबसे पहले इनका परिचय करा दूं तो ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे हाइगेंस, और इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था सन 1678 में। कब दिया था? 1678 ईस्वी में। अब इनका सिद्धांत क्या था? तो आपको बता दूं कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने, किसने? हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में किया था। अब इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया क्या, उसको जान लेते हैं। तो इन्होंने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, और जब ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं, तो चूंकि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए, तरंगे बिना माध्यम के नहीं चल सकती। भाई हम आप बोलते हैं तो हमारे चारों तरफ वायु का माध्यम होता है, यानी अगर वायु ना हो और निर्वात हो तो हम एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते। यानी कहने का मतलब है तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अतः हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। सर्वव्यापी माध्यम क्यों कहा? क्योंकि ये आसानी से सभी जगह प्रवेश कर सकता है, और इन्होंने इस माध्यम की कल्पना की और इसके पीछे ये तर्क दिया कि ये भारहीन होता है। ईथर क्या होता है? भारहीन होता है। अब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ईथर का क्या सूत्र होता है? कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो इन्होंने एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की, उसके पीछे ये तर्क दिया कि ये भारहीन होता है तथा सभी पदार्थों में आसानी से प्रवेश कर सकता है, और साथ ही साथ कहा कि इसमें प्रकाश तरंग के संचरण के लिए जितने भी गुण होने चाहिए ये सभी ईथर में पाए जाते हैं, राइट। और इन्होंने ये माना कि जो ईथर है इसका घनत्व बहुत कम होता है, इसका जो घनत्व है वो बहुत कम होता है, और इस प्रकार के काल्पनिक माध्यम में प्रकाश की तरंगें जब चलती हैं और हमारी आँख की रेटिना पर गिरती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं, ऐसा हाइगेंस ने कहा। और साथ ही साथ कहा कि विभिन्न रंगों के प्रकाश की तरंगें भिन्न भिन्न लंबाइयों की होती हैं। भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की तरंगें भिन्न भिन्न लंबाइयों की होती हैं। तो ये था हाइगेंस का सिद्धांत। एक बार फिर रिपीट कर दूं, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में किया था, और इन्होंने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, और जब ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं, तो चूंकि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की, और इसके लिए ये तर्क दिया कि ये एक ऐसा माध्यम है कि जो भारहीन है और सभी पदार्थों में आसानी से प्रवेश कर सकता है। साथ ही साथ इसमें प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए आवश्यक जितने भी गुण होने चाहिए वह सभी होते हैं। और बताया इन्होंने कि ईथर का जो घनत्व है वो बहुत कम होता है, और इस प्रकार के काल्पनिक माध्यम में जब प्रकाश की तरंगें चलती हैं और हमारी आँख की रेटिना पर गिरती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, और साथ ही साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश की तरंगें भिन्न भिन्न लंबाइयों की भी होती हैं। तो ये था इनका तरंग सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षा में आपके लगातार पूछा जाता है। तो यदि आप बार बार वीडियो को रिपीट करके सुनते हैं तो आपकी ये सारी डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। अगली महत्वपूर्ण हेडिंग है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये हेडिंग इस हेडिंग के साथ जोड़कर पूछी जाती है। तो कहने का मतलब है, हेडिंग क्या है? हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। अब ये क्या है, इसको जान लेते हैं। देखिए, हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में आप जानते हैं एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जो बताया गया ऊपर।
और इसे हम हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सिद्धांत में इन्होंने 3 परिकल्पनाएं की थी। कितनी? 3। तो हम सबसे पहले पहली परिकल्पना इनकी जान लेते हैं। तो हाइगेंस ने बताया कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं, क्या निकलती है? तरंगें निकलती हैं, तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण स्वतः ही कंपन करने लगते हैं, यानी माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। और साथ ही साथ बताया कि माध्यम में अगर कोई पृष्ठ हम लें, कोई काल्पनिक पृष्ठ लें जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हों, तो ऐसे पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं। यानी ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। यानी ऊपर हम बता चुके हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। और माध्यम में कोई अगर हम काल्पनिक पृष्ठ लें जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो ऐसा पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है। और यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है, बिंदु के रूप में है, तो तरंगाग्र गोलीय होगा। तरंगाग्र कैसा होगा? गोलीय। ये आप फिगर देख रहे हैं, ये गोलीय तरंगाग्र का फिगर है। तो इन्होंने कहा कि यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है, ये बिंदु के रूप में है, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, यानी बिंदुवत अगर चलता है तो तरंगाग्र कैसा होगा? गोलीय होगा। और प्रकाश स्रोत, जिसको हम तरंग स्रोत कहते हैं, इससे बहुत अधिक दूरी पर जाने पर यह तरंगाग्र आपका लगभग समतल हो जाता है। क्या हो जाता है? समतल। तो ये गोलीय तरंगाग्र है और ये समतल तरंगाग्र है, जिसका फिगर आप देख सकते हैं। ये गोलीय तरंगाग्र, ये समतल तरंगाग्र। ठीक, ये थी पहली परिकल्पना। अब दूसरी में इन्होंने क्या बताया उसको जान लेते हैं। इन्होंने कहा कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। ये तरंगाग्र आप जानते हैं काल्पनिक पृष्ठ होता है, तो इस पर जितने भी कण स्थित होंगे उनसे नई तरंगें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? नई तरंगें। और इन्हीं तरंगों को इन्होंने कहा द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या कहा? द्वितीयक तरंगिकाएं। तो इन्होंने कहा कि तरंगाग्र पर स्थित जितने भी कण हो नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं और जिनसे नई तरंगें निकलती हैं, इनको द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं। तो एक बार फिर बता दें, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं, और इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और ये भी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं, यानी ये भी उसी चाल से आगे बढ़ती हैं जैसे पहली तरंग आगे बढ़ रही थी। और अब आते हैं तीसरी परिकल्पना पर। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए कोई पृष्ठ खींचे, क्या खींचे? पृष्ठ खींचे, तो यह पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए, यानी उनको स्पर्श करते हुए कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचे, तो यह उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो ये थी हाइगेंस की तीनों परिकल्पनाएं जो इन्होंने हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में कही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप हैंड रिटन नोट्स का PDF इजी लैंग्वेज में चाहते हैं कि आपको आसानी से तैयार हो जाए, तो वीडियो के प्रारंभ में दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।